नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे बीएमसी चुनाव पर क्या है सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश, राज उद्धव गठबंधन पर क्या है नया अपडेट, क्यों कांग्रेस पर भड़के पूर्व सीएम, बीएमसी चुनावों को लेकर क्या है शिवसेना यूबीटी की तैयारी। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। बीएमसी चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को बड़ा आदेश, कहा अब और देर नहीं, 31 जनवरी 2026 तक कराएं स्थानीय निकाय चुनाव। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मालेगांव बम विस्फोट पीड़ितों के परिजनों को लगाई फटकार, कहा अपील के लिए खुला नहीं है रास्ता। मुंबई बीएमसी चुनावों के लिए कब पत्ते खोलेंगे उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के साथ गठबंधन पर नहीं बनी बात। पीएम मोदी संग पहली मुलाकात याद कर भावुक हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस, लिखा सादगी और सेवा की छाप आज भी कायम। पूर्व सीएम अशोक चौहान का छलका दर्द, बोले मैंने 14 साल तक वनवास झेला, करियर खत्म करने की कोशिश हुई। खबरों में सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। बीएमसी चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर को बड़ा और अहम आदेश दिया। अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को इन चुनावों के लिए 31 जनवरी 2026 तक का वक्त दिया है। इससे चुनाव आयोग और राज्य सरकार दोनों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल स्थानीय चुनाव के लिए जनवरी 2026 तक की समय सीमा बढ़ाने की मांग करते हुए राज्य चुनाव आयोग ने शीर्ष कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर 16 सितंबर को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को 31 जनवरी 2026 तक की मोहलत दी है। अब चुनाव आयोग को इस तारीख तक चुनाव हर हाल में कराना होगा। दरअसल राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके चुनाव कराने के लिए एक्स्ट्रा टाइम की मांग की थी। आयोग ने दलील दी थी कि कर्मचारियों की कमी, ईवीएम की उपलब्धता न होना और त्योहारों से पहले दिए गए वक्त पर चुनाव कराना मुमकिन नहीं है। अदालत ने इन्हीं कारणों पर गौर करते हुए चुनाव आयोग को 31 जनवरी 2026 तक का वक्त दिया। महाराष्ट्र में पिछले 4 से 5 सालों से ओबीसी आरक्षण और दूसरी कानूनी अड़चनों की वजह से स्थानीय निकाय चुनाव टलते आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 6 मई को हुई सुनवाई में चुनाव आयोग को 4 महीने के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था, जिसके बाद ईसी ने वार्ड का पुनर्गठन, आरक्षण तय करना और वोटर लिस्ट को यहां पर अपडेट करने जैसी प्रक्रिया की थी। हालांकि व्यवहारिक दिक्कतों का हवाला देते हुए ईसी ने समय सीमा बढ़ाने की गुहार लगाई थी। यानी अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 31 जनवरी 2026 तक हर हाल में चुनाव कराना होगा। अदालत ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग अपनी मांगे राज्य सरकार तक औपचारिक तौर से पहुंचाए और ईवीएम और कर्मचारियों की कमी जैसी समस्याओं का समाधान महाराष्ट्र सरकार से सहयोग निकाला जाए। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह टिप्पणी भी की है कि पिछली बार चुनाव आयोग ने 4 महीने में चुनाव कराने का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक ये काम पूरा नहीं हुआ है, जिससे उसकी लापरवाही साफ झलकती है। बीएमसी समेत 29 नगर निगमों, 257 नगर पालिकाओं और 26 जिला परिषदों और 289 पंचायत समितियों के चुनाव पेंडिंग है और ये चुनाव अब जनवरी यानी 31 जनवरी 2026 तक हर हाल में ईसी को कराने होंगे। खबरों में अब बात मालेगांव केस की। मालेगांव ब्लास्ट केस 2008 में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने साफ किया कि सेशन कोर्ट के फैसले को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। मालेगांव विस्फोट केस में एनआईए की विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों की गवाही अगर दर्ज की गई है तो उसका विवरण अदालत को उपलब्ध कराया जाए। बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी आरोपी इस मामले में बरी हुए थे। इस मामले में सुनवाई आज भी होनी है। जज चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अखंड की बेंच के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। मालेगांव विस्फोट के 7 आरोपियों को विशेष एनआईए कोर्ट ने बरी किया था और इस फैसले को विस्फोट में मारे गए 6 लोगों के परिवार वालों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मालेगांव 2008 धमाके के पीड़ितों की दायर अपील पर भी सुनवाई की और अदालत ने पीड़ितों से पूछा है कि क्या वो ट्रायल में गवाह थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि हर कोई अपील दायर नहीं कर सकता, क्योंकि एनआईए और एटीएस ने अभी तक कोई अपील दायर नहीं की है।
आज भी इस केस में कोर्ट सुनवाई करने वाला है। अब देखना यह होगा कि इस मामले को लेकर कोर्ट का क्या रुख रहता है। खबरों में आगे रुख करते हैं। महाराष्ट्र में 8 साल के बाद बीएमसी चुनाव होने वाले हैं। चुनावों में महायुति और महाविकास अघाड़ी आमने सामने है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं कि कैसे वो महाविकास अघाड़ी में रहेंगे या फिर राज ठाकरे के साथ गठबंधन में अकेले चुनाव लड़ेंगे। बुधवार को भी अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के घर शिवतीर्थ पर 2.5 घंटे तक उन्होंने मुलाकात की। बाद में जानकारी सामने आई कि वो अपनी चाची यानी राज ठाकरे की मां से भी मिलने के लिए गए। शिवतीर्थ पर राज ठाकरे और उद्धव की ये दूसरी मुलाकात थी। यूबीटी सांसद संजय राउत, विधायक अनिल परब और मनसे नेता बालानंद गांवकर भी इससे पहले वाली मुलाकात में उनके साथ मौजूद थे। बैठकों में मनपा चुनाव की तैयारियों पर दोनों भाइयों ने मंथन भी किया और गठबंधन की संभावनाओं को और मजबूत करने के लिए बातचीत भी की। उद्धव ने राज को यूबीटी की दशहरा रैली में आने का न्योता भी दिया। अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आते हैं तो बीजेपी भी महायुति के घटक दलों के साथ मिलकर ही चुनावी मैदान में उतरेगी। इधर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही इसके संकेत दिए थे। बीजेपी के नए अध्यक्ष अमित साटम भी कह चुके हैं कि अगला मेयर महायुति से होगा। इधर ठाकरे परिवार शिवाजी पार्क में विजयदशमी की रैली करने जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इस रैली में राज ठाकरे पहुंचेंगे या नहीं। एकनाथ शिंदे भी इन चुनावों को लेकर काफी सक्रिय हैं। उन्होंने भी मुंबई में अपनी स्पेशल 21 की टीम को मैदान में उतार दिया है। बीएमसी चुनावों के लिए उन्होंने पार्टी की मुख्य कार्यकारी कमेटी की घोषणा की है, जिसमें 21 प्रमुख नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की महायुति की बढ़ती संभावनाओं के साथ विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल सबकी नजर विपक्षी गठबंधन पर लगी है। चर्चा है क्या महाविकास अघाड़ी में राज ठाकरे को एंट्री मिलेगी या फिर नहीं, क्योंकि कांग्रेस और शरद पवार के पार्टी के जो नेता हैं वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि राज ठाकरे की जो विचारधारा है उसके लिए महाविकास अघाड़ी में कोई जगह नहीं है, जबकि उद्धव ठाकरे खुद उसी विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। उसके बावजूद उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी बनाया गया था। लेकिन शरद पवार अब राज ठाकरे को एंट्री देने के मूड में नहीं है, जिससे साफ है कि महाविकास अघाड़ी में राज ठाकरे को तो एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन ये हो सकता है कि उद्धव ठाकरे जो है वो महाविकास अघाड़ी को छोड़कर राज ठाकरे के साथ अपना गठबंधन कर ले और दोनों भाई बीएमसी चुनाव साथ लड़ते नजर भी आए। लेकिन ये कयास है। कयासों का बाजार महाराष्ट्र में गर्म है। जब तक बीएमसी चुनाव नहीं हो जाते और जब तक उद्धव ठाकरे अपने पत्ते नहीं खोल देते, तब तक इस तरह की कयासबाजी चलती रहेगी। खबरों में अब बात भावुक सीएम देवेंद्र फडणवीस की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी से अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा किया है। सीएम फडणवीस ने एक्स पर लिखा, जब मैं नरेंद्र मोदी से पहली बार मिला था, मुझे अंदाजा नहीं था कि ये पल मुझ पर इतनी गहरी छाप छोड़ जाएगा। मैं उस समय भारतीय जनता युवा मोर्चा नागपुर का अध्यक्ष था और अभ्यास वर्ग के आयोजन की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। सभी अतिथियों के लिए हमने खास इंतजाम किए थे और गणमान्य नेताओं के लिए रेस्ट हाउस भी तैयार कराए थे। फडणवीस ने आगे बताया कि जब नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले रेशम बाग में डॉक्टर हेडगेवार की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद जब उनसे ठहरने की व्यवस्था के बारे में पूछा गया तो उन्होंने रेस्ट हाउस में रहने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने इच्छा जताई कि वो रेशम बाग परिसर में संघ कार्यकर्ताओं के लिए बने छोटे से कमरे में ही रहना चाहेंगे। सीएम ने लिखा कि मोदी जी की ये बात सुनकर वो हैरान रह गए। उन्होंने महसूस किया कि ये नरेंद्र मोदी की विनम्रता और संघ की परंपराओं से गहरे जुड़ाव का परिचायक है। पूरे कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान दिया और ये सुनिश्चित किया कि सभी प्रतिभागी सहज महसूस करें। इसने उनकी कार्यशैली और सोच की एक झलक उस समय ही दिखा दी थी। फडणवीस ने अंत में कहा कि नरेंद्र मोदी के साथ उनकी ये पहली मुलाकात उनके जीवन में मील का पत्थर साबित हुई। इस मुलाकात ने उन्हें यह सिखाया कि एक सच्चा नेता वो है जो विलासिता से ज्यादा सादगी और पद से ज्यादा सेवा को महत्व देता है। उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी की ये छवि उनके दिल में हमेशा के लिए बस गई और आज भी उन्हें प्रेरित करती है। आपको बता दें कि पीएम मोदी का आज जन्मदिन है और उनके जन्मदिन से पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह भावुक पोस्ट उनके लिए यहां पर साझा किया और बताया कि किस तरह से पीएम की जो निजी जिंदगी या संघ से जुड़ी जो जिंदगी है उसमें किस तरह की दिलचस्प घटनाएं उनके साथ भी हुई। और ये पहली मुलाकात जो थी पीएम मोदी के साथ देवेंद्र फडणवीस की, वो उनकी जिंदगी में
काफी गहरी छाप छोड़कर गई, जिसका जिक्र उन्होंने सोशल मीडिया पर किया है। खबरों के आखिर में बात कांग्रेस की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान मौजूदा वक्त में बीजेपी महाराष्ट्र से राज्यसभा के सदस्य हैं। उनकी बेटी विधानसभा चुनावों में जीती थी। अब करीब 1.5 साल बाद चौहान ने एक बड़ा बम फोड़ दिया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुझे राजनीति में खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन हम बच गए। अशोक चौहान ने कहा कि झूठे आरोपों की वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। चौहान विलासराव देशमुख के बाद सीएम बने थे। उनके बाद पृथ्वीराज चौहान को सीएम बनाया गया था। अशोक चौहान 2 बार सीएम बने थे। आदर्श सोसाइटी घोटाले में घिरने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। चौहान ने उन कांग्रेस नेताओं को भी फटकार लगाई जिन्होंने उन पर वोट चोरी या वोटों में हेराफेरी का आरोप लगाया था। चौहान ने सवाल उठाया कि अगर वोटों में हेराफेरी होती तो क्या नाना पटोले 250 वोटों से जीत पाते। बीजेपी के लातूर ग्रामीण कार्यकर्ताओं का संकल्प मेले के दौरान अशोक चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अशोक चौहान ने बीजेपी की तारीफ की। उन्होंने संतोष जताते हुए कहा कि बीजेपी में उन्हें सम्मान और आदर दोनों मिला है। बीजेपी ने उन्हें सम्मान के साथ पार्टी में एंट्री दी, जिसकी बदौलत आज वो सांसद हैं। चौहान ने कहा कि मराठा समुदाय को आरक्षण देते वक्त किसी के आरक्षण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि मराठा समुदाय को निजाम के शासनकाल के दौरान राजपत्र में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर ही आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम फडणवीस ने कहा कि किसी को और किसी का आरक्षण प्रभावित किए बिना ये आरक्षण मराठा समुदाय को दिया जा रहा है। यानी अशोक चौहान ने एक एक करके कांग्रेस की पोल पट्टी खोली तो वहीं बीजेपी की जमकर तारीफ की है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।